स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 1945 जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी बॉम्ब गिरा, अमेरिका के पास एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। इतनी फैक्ट्रीज बन चुकी थी टैंक्स और बॉम्बर्स के लिए, अब भाई उनका करें क्या? तो जवाब मिला कि नए कस्टमर्स ढूंढो। कोरिया को ढूंढा गया, वियतनाम को ढूंढा गया, अफगानिस्तान को ढूंढ के अपना कस्टमर बेस बढ़ाता चला गया यूएसए। आज अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वॉर है। पर यह धंधा चलता कैसे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह फियर को फैलाया जाता है, और हम इंडियंस को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? यह कहानी है एक ऐसे बिजनेस की जिसमें ब्लड की मार्केट लगती है और आजादी का सपना बेचा जाता है लोगों को। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की फैक्ट्रीज को नए कस्टमर्स चाहिए थे। यूएसएसआर एक रेड घोस्ट की तरह आया और एक परफेक्ट विलन था। 1953 में सीआईए ने ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोसादगे को ओवरथ्रो किया, क्योंकि उस बेचारे ने अपने वहां ऑयल को नेशनलाइज करने की गलती करी थी। तो बस डेमोक्रेसी का नारा लगाओ और ऑयल कंपनीज को बचाओ, और उनकी आड़ में वहां कू डिटैट करवा के दोनों साइड्स को वेपन्स बेचो। तो यह था कोल्ड वॉर का बिजनेस प्लान। विलन क्रिएट करो, यूएसएसआर अवर सेटन, एलाइज को वेपन्स बेचो। नेटो को उस वक्त 1000 टैंक्स गिफ्ट किए गए फ्रेंडशिप डिस्काउंट के नाम पे, और प्रॉफिट कमाओ। उस वक्त की यूएस वेपन मैन्युफैक्चरर जनरल डायनेमिक्स का रेवेन्यू 400% से अप हो गया था। 1950s में अमेरिका ने अपने लोगों को डराया कि कम्युनिस्ट आपके फ्रिज में आके आपकी वोडका पी जाएंगे। क्या सच में यूएसएसआर इतना खतरनाक था? 1991 के सोवियत कोलैप्स के बाद सीआईए ने यह माना कि यूएसएसआर की इकोनॉमी तो इटली से भी कमजोर थी, पर डर बिक चुका था। लॉकहीड के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि हमने यूएसएसआर को इतना प्रमोट करा, उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। ये शब्द हैं उनके। अब 1964 में यूएसए नेवी ने क्लेम करा कि भाई वियतनाम ने उनके शिप्स पर अटैक किया। सच में किया। 2005 में एनएसए ने खुद एडमिट किया कि अटैक कभी हुआ ही नहीं था। पर कांग्रेस ने वॉर अप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि बेल हेलीकॉप्टर्स को 5000 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिलना था, और आप और हमें लगा कि भाई कम्युनिज्म से लड़ने के लिए यह सब हुआ था। 11 सितंबर 2001 को दुनिया बदल गई। पर क्या आप जानते हैं कि 12 सितंबर 2001 को लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक 30% अप हो गया? वॉर और टेरर शुरू होते ही एक नया कस्टमर बेस मिल गया था, और वो थे फियरफुल अमेरिकन्स। 2003 में अमेरिका ने इराक को डेमोक्रेसी लाने के लिए इन्वेड किया, पर सीआईए के मोल कर्वबॉल ने बाद में यह माना कि भाई मैंने झूठ बोला था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। तो भाई कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी $8 ट्रिलियन, ये हार्वर्ड की स्टडी का डेटा है। ह्यूमन कॉस्ट 45,000 यूएस सोल्जर्स डेड, 3 लाख प्लस इराकीज डेड, और विनर डिफेंस कंपनी हेलीबर्टन, जिसको उस वक्त नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अगर $8 ट्रिलियन से अमेरिका ने अपने 45 मिलियन स्टूडेंट्स का लोन माफ किया होता, तो हर इंजीनियर को 1 करोड़ मिला होता। पर लॉकहीड के शेयर होल्डर्स को और यूएसए को प्राइवेट जेट्स पसंद है। आज अमेरिका का 70% आर्म्स एक्सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाता है। मतलब जहां वॉर चल रहा है वहां से पैसा कमाओ, जहां नहीं है वहां पे वॉर को शुरू करो। साहेल रीजन, अफ्रीका में, माली, नाइजर में अमेरिका ने टेररिज्म से लड़ने के नाम पर $200 मिलियन के वेपन्स बेचे, पर 2023 तक अलकायदा के फाइटर्स 300% बढ़ गए। तो भाई क्या गलती हुई आपसे? यूएस ड्रोन्स ने 90% सिविलियंस को मारा, ये एक यूएन रिपोर्ट का दावा है। अब इन सिविलियंस के मरने से वहां पर लोग रेडिकलाइज हुए और गन्स खरीदने लगे, और आपका बिजनेस लूप कंप्लीट। कांगो दुनिया का 70% कोबाल्ट देता है, टेस्ला की बैटरीज में जाता है वो, पर 40,000 बच्चे इन माइंस में काम करते हैं। एलन मस्क ने कहा कि हम चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करते, पर 2023 में टेस्ला का जो कोबाल्ट सप्लायर है ग्लेनकोर, उसको एक्सपोज किया गया, जहां पे हमें चाइल्ड लेबर के एविडेंसेस मिले। नाउ इस सब सिनेरियो में जो भी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, व्हाई इज इट डेंजरस फॉर द वर्ल्ड? अमेरिका का जो ये वॉर एडिक्शन है, क्यों ये दुनिया के लिए इतना खतरनाक है? चलिए इसको एक केस स्टडी से समझते हैं, और वो केस स्टडी है इराक वॉर की, जहां पे वॉर को एज अ बिजनेस मॉडल प्रोजेक्ट किया गया। तो 2023 का इराक इन्वेजन एक ऐसी मिसाल है जो दिखाता है कि कैसे अमेरिका का वॉर मशीन एक वेल ऑयल्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है। जब दुनिया को यह बताया गया कि भाई सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एक झूठे खौफ के जाल में उलझ गई, जबकि असल में ना वेपन्स मिले, ना सद्दाम के पास ऐसे प्लान्स थे। दरअसल 9/11 के बाद पूरी कंट्री शॉक में थी।
नाओमी क्लीन के शॉक डॉक्ट्रिन के मुताबिक 9/11 का शॉक एक एक्सक्यूज बन गया, जिसका यूज करके वॉर इकोनॉमी को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया। अफगानिस्तान और इराक वॉर्स का असली मकसद डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना नहीं था, बल्कि अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक पाइपलाइन बनाए रखना था। अब ये अल-कायदा जो अफगानिस्तान में बेस था, उसने ये अटैक किया था, लेकिन पेंटागन में उसी रात को एक मेमो आया जिसमें यह लिखा था कि अल-कायदा को इन्वेस्टिगेट मत करो, इराक का टेररिज्म कनेक्शन देखो। अब इस मेमो को देखते ही इंटेलिजेंस वालों ने अपने सर खरोचने शुरू कर दिए कि भाई अफगानिस्तान और इराक में क्या लेना देना। लेकिन मेमो भेजने वाला पॉल वॉल्फोविट्स अपने प्लान पे अमल करने में लगा हुआ था। 9/11 के कुछ दिन बाद अफगानिस्तान पे स्ट्राइक का प्लान बनाने के लिए प्रेसिडेंट बुश अपने एडवाइजर्स के साथ कैंप डेविड में बैठे थे, जिनमें एक व्यक्ति था वॉल्फोविट्स। तभी वॉल्फोविट्स बोल उठता है कि भाई 9/11 इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक था, अल-कायदा इसे अकेले प्लान नहीं कर सकता, सदाम ने डेफिनेटली इसको हेल्प करा होगा। और इस सब नैरेटिव में उसने सदाम हुसैन को हेड ऑफ द स्नेक भी कह दिया। सदाम हुसैन इंटरनेशनल टेररिज्म का हेड? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वॉल्फोविट्स रुकने वाला नहीं था। ब्रेक के टाइम बुश फायरप्लेस के पास अपनी कॉफी पी रहे होते हैं और वॉल्फोविट्स उनके पास अपना प्लान बताता है। वो कहते हैं कि देखो, इराक को अगर हम देखें, उसके नॉर्थ में कुर्द्स हैं जो सदाम हुसैन से खुश नहीं है और वो उससे नफरत करते हैं, और साउथ में ऑयल के फील्ड्स हैं। अब हम आसानी से इन एरियाज को कंट्रोल कर सकते हैं और सदाम को सिर्फ बगदाद का मेयर बना के रख सकते हैं। बुश के कान खड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब ऑयल सप्लाई की बात आती है, क्योंकि बुश एक फॉर्मर टेक्सास ऑयल मैन है और वो ऑयल की इंपॉर्टेंस समझता था। अब बुश को कन्विंस करने के बाद कन्विंस करना था अमेरिका के लोगों को, जिनको एक नैरेटिव बना के कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, उससे कन्विंस करा गया और वहां के न्यूज चैनल्स के थ्रू ये बात बार बार ब्रॉडकास्ट करवाई गई और लोगों के मन में डर बैठाया गया। और फाइनली मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक इन्वेड किया, सदाम हुसैन को हटा दिया गया। अमेरिका ने सोचा था कि भाई जो ऑयल फील्ड्स हैं हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और इराक को डेमोक्रेसी का मॉडल बना देंगे, लेकिन असल में वो ऑयल फील्ड्स भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाया और डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही इराक में सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया। शिया और सुन्नी ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद अब तक 10,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मर चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा इराकीज की जान चली गई है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। अमेरिका ने सोचा था कि सदाम को हटा देंगे तो भाई सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। सदाम के जाने के बाद इराक में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि आइसिस ने फायदा उठाया, जिसके न्यू ईयर डे जैसे अटैक्स को अमेरिका अब तक झेल रहा है। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या यह इन्वेजन जस्टिफाइड था, ऑयल के लिए, पावर दिखाने के लिए, या फिर कुछ लोगों के पर्सनल एजेंडाज के लिए। रिजल्ट तो यह निकला कि अमेरिका ने सिर्फ अपने सोल्जर्स और पैसे खो दिए, बल्कि इससे ज्यादा उसने अपनी इमेज और भी खराब कर ली। लेकिन इस झूठे नैरेटिव का एक और सच था, और वो था लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक उसी दिन 250% बढ़ गया। रेथियन के प्रॉफिट्स $28 बिलियन तक पहुंच गए और पेंटागन का डिफेंस बजट जो साल 2023 में 437 बिलियन था, वो 2023 तक $886 बिलियन तक शूट कर गया। एक सफेद झूठ ने जहां एक पूरे देश को तबाह कर दिया, वहीं अमेरिका की वॉर इकोनॉमी को अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट दिया। आज के समय में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है, जो सिप्री 2023 के अकॉर्डिंग ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का 40% कंट्रोल करता है। दुनिया में हर 10 में से 6 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में यूएस मेड वेपन्स यूज होते हैं। अगर सऊदी अरेबिया को ही देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, तो बात और क्लियर हो जाती। 2015 से 2023 तक अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को 110 बिलियन के एडवांस वेपन्स बेचे। इन वेपन्स का इस्तेमाल यमन पर किया गया, जहां यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 85,000 बच्चे हंगर और वॉर की वजह से मर चुके हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ वेपन्स तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने एक प्रोपेगेंडा है जिसमें अमेरिका और सऊदी की दोस्ती सिर्फ एक चीज के लिए है, और वो है प्रॉफिट्स। रेथियन के सीईओ ने 2022 में अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि येमेन वॉर हमारे मिसाइल सेल्स का एक गोल्डन पीरियड है। समझते हो, वॉर एक बिजनेस बन गया है और इनोसेंट जिंदगियां सिर्फ कोलेक्टरल डैमेज है। अगली इसकी एग्जांपल है ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। 1980s में अमेरिका, जो ईरान का ओपन एनिमी था, सीक्रेटली उसी ईरान को मिसाइल्स बेच रहा था। इसका पर्पस था कि ईरान के मिसाइल्स का पैसा निकारागुआ के रिपेल्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक तरफ ईरान और इराक के वॉर्स को फ्यूल किया और दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाया। यह है अमेरिका का असली फॉर्मूला, डिवाइड एंड प्रॉफिट। एक और डेटा पॉइंट लेते हैं। 2023 में यूएई ने अमेरिका से F-35 जेट्स का $23 बिलियन का डील साइन करा।
वही F-35 जेट्स गाजा के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब्स गिराने के लिए यूज किए गए। इनोसेंट सिविलियंस का ब्लड एक कमोडिटी बन गया है जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट को फ्यूल कर रहा है। मिडिल ईस्ट की हर वॉर के पीछे एक क्लियर नैरेटिव है, ऑयल, आर्म्स एंड प्रॉफिट। अमेरिका के लिए ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसमें ह्यूमन सफरिंग्स एक प्रोडक्ट है और वॉर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये आर्म सेल्स सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेंस बनाने का भी एक जरिया है। पर एक सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका कल से वेपन्स बनाना और बेचना बंद कर दे तो क्या उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? यह समझने के लिए हमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क समझना होगा। तो अगर हम इस सारे मुद्दे की हिस्टोरिकल रूट्स को देखें तो यह सारे का सारा मामला जाता 1940s में। 1941 में जब हिटलर यूरोप को तबाह कर रहा था, जापान एशिया में अपनी पावर को एक्सपांड कर रहा था, उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक पावरफुल विजन दिया और वो विजन को नाम दिया गया आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी का। मिचिगन की जितनी भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज थी वो टैंक्स बनाने लगी, कैलिफोर्निया के जो शिपयार्ड्स थे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने लगे, इंडस्ट्रियल पावर को वॉर प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट तरीके से रीडायरेक्ट कर दिया गया, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट दिया। इसी वजह से आपको 1945 के बाद अमेरिका का उदय होता हुआ दिखे। हेनरी केसर जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिर्फ एक हफ्ते में एक शिप बनाकर प्रोडक्शन को इतनी तेजी से एक्सेलरेट किया कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने में एक सेंट्रल रोल प्ले किया। पर असली चैलेंज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सामने आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डिफेंस प्रोडक्शन बंद होता दिखाई दे रहा था, एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक 1945 के बाद 50% डिफेंस फैक्ट्रीज बंद होने से अनएम्प्लॉयमेंट 15% तक पहुंच गया था। इकोनॉमी को इस कोलैप्स से बचाने के लिए एक नए मॉडल का जन्म हुआ और वो मॉडल था कोल्ड वॉर का मॉडल। कम्युनिज्म का खौफ दिखाकर यूएसएसआर के खिलाफ एक फॉरएवर वॉर इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा गया, जिसमें मिलिट्री स्पेंडिंग को इकोनॉमी का बैकबोन बनाया गया। 1961 में प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने अपनी फेयरवेल स्पीच में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खतरे की वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री का नेक्सस डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। पर कांग्रेस और कॉरपोरेशंस ने इस वार्निंग को अनजान कर दिया। अमेरिका ने फियर को एक प्रोडक्ट बना दिया। पहले कम्युनिज्म का खौफ बेचा गया और आज की डेट में वो टेररिज्म का खौफ बेच रहा है। अब रशिया और चाइना का डर पब्लिक के बीच फैलाया जा रहा है, मीडिया को एक वेपन बना के यूज कर रहा है, जो पब्लिक के माइंड में ये नैरेटिव डालता है कि दुनिया एक कांस्टेंट खतरे में है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2003 में जो हमने बात करी इराक वॉर वाला था, जब कॉलिन पॉवेल ने यूएन में एंथ्रेक्स का एक वेल दिखाया, सदाम हुसैन को हिटलर 2.0 बना दिया गया और वॉर सेल होने लग गई। रिजल्ट, हेलिबर्टन जैसी कंपनीज ने बिलियंस कमा लिए, पर इराक की आम जनता तबाह हो गई। पोस्ट 9/11 वॉर्स में इस सिस्टम को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। अफगानिस्तान और इराक वॉर्स के दौरान रेडियन और बोइंग जैसी कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स एक नई हाइट पर पहुंच गए और पेंटागन का डिफेंस बजट $6 बिलियन पर ईयर क्रॉस कर गया। लेकिन इसी के साथ आज की डेट में अमेरिका की इकोनॉमी वॉर्स और डिफेंस स्पेंडिंग पर कितनी डिपेंडेंट है, ये कुछ शॉकिंग नंबर से समझते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री हर साल लगभग $700 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2023 का डिफेंस बजट $886 बिलियन का था, जो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट्स में से एक है। अगर आप चाइना, इंडिया और रशिया के कंबाइंड बजट्स को भी देखो तो उनसे भी ये 3 गुना ज्यादा है। डिफेंस सेक्टर ने 2.5 मिलियन लोगों को डायरेक्टली जॉब्स दी हैं और 4.7 मिलियन लोग इनडायरेक्टली इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो कंबाइंड तरीके से ये 7 मिलियन जॉब से ज्यादा बनाता है, जो यूएसए का एक मेजर एम्प्लॉयर है। और ये वर्कफोर्स टेस्ला, गूगल, एप्पल के कंबाइंड एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को फ्यूल करती है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, जो वर्ल्ड के 40% आर्म्स को कंट्रोल करता है। 2020 से 2023 के बीच $159 बिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट हुए, जो ना सिर्फ जॉब्स बनाता है बल्कि इकोनॉमी में टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है उसको। अमेरिका के आर्म्स एक्सपोर्ट्स का 70% मिडिल ईस्ट में जाता है। अब इसके बाद अगर हम वहां पे लॉबिंग पावर की बात करें, सिर्फ टॉप 5 लॉबिस्ट जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेडियन, बोइंग, उन्होंने 2022 में यूएस कांग्रेस को $2.1 बिलियन की लॉबिंग डोनेशंस दी, जो हेल्थ केयर लॉबिस्ट से 5 गुना ज्यादा थी। अमेरिका के आर्म सेल सिर्फ प्रॉफिट्स का जरिया नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी एक पावरफुल वेपन है। सऊदी अरेबिया जैसे एलाइज यूएस मेड वेपन्स के बिना अपनी मिलिट्री को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे आज की डेट में। अमेरिका के आर्म डील्स ने मिडिल ईस्ट में उसकी डोमिनेंस को सीमेंट कर दिया है।
एक बड़ा एग्जांपल है 2019 का, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी यमन वॉर के बावजूद आर्म सेल्स को कंटिन्यू रखा था। यह दिखाता है कि मॉरल कंसिडरेशन से ज्यादा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अमेरिका के लिए प्रायोरिटी बन गए हैं। अगर कल से अमेरिका अपनी आर्म सेल्स बंद कर दे तो सबसे बड़ा शॉक अलाइज को लगेगा, जो यूएस मेड वेपन सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। रशिया और चाइना जैसे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है। तो सवाल आखिर में यह उठता है कि क्या अमेरिका वॉर के बिना सच में रह सकता है? अगर कल पेंटागन अपना काम बंद कर दे तो अमेरिका की इकोनॉमी एक बड़े शॉक में चली जाएगी और यह गन्स वर्सेस बटर डिबेट को छेड़ सकता है। अमेरिका की वॉर इकोनॉमी सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह पूरे अमेरिका सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, जिसमें डिफेंस स्पेंडिंग ने ना ही सिर्फ प्रॉफिट्स बनाए हैं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया है। अमेरिका की जो ये वॉर का बिजनेस है, इसका सारे का सारा जो नैरेटिव है ये वेपन प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। अगर कल ये सेक्टर बंद हो गया तो टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा और वो रिसेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हैं। अमेरिका की आर्म सेल्स सिर्फ प्रॉफिट्स का जरिया नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल वेपन्स भी है, तो उससे अमेरिका अपने अलाइज को भी खो सकता है। नेटो और जापान जैसे अलाइज हेवीली यूएस मेड डिफेंस सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका अपनी प्रोडक्शन बंद करे तो इन अलाइज के लिए अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट करना काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, जो फिर बाद में जाके दूसरे एरियाज में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ताइवान इज देयर, तो ताइवान के ऊपर चाइना फिर अग्रेसिव होकर आएगा, राइट? तो शॉर्ट टर्म में अलाइज का डिपेंडेंसी भी एक वर्ल्ड वाइड मेजर क्योस क्रिएट कर सकता है, चाहे फिर आप उसको ताइवान वाले सिनेरियो में देखो, चाहे फिर उसको आप साउथ चाइना सी, फिलीपींस एक्सेट्रा वाले सिनेरियो में देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले एक्सेस को देखो। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफेंस में R&D का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट है। इंटरनेट, जीपीएस और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के स्पिन ऑफ्स हैं और अमेरिका हर साल $130 बिलियन डिफेंस के R&D में लगाता है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड है यार, हाईटेक है, एप्पल है, गूगल है, एग्रीकल्चर है उसके पास, 175 बिलियन के एक्सपोर्ट्स तो यही करके दे देते हैं और सर्विसेज उसके एक्सपोर्ट्स का 80% जीडीपी भी कंट्रीब्यूट करता है। पर सडन कोलैप्स ऑफ डिफेंस सेक्टर एक मैसिव रिसेशन डेफिनेटली लेके आएगा। जैसे कोल्ड वॉर के एंड के बाद 1990s में डिफेंस जॉब्स 30% तक कम हो गई थी। अब इस सब सिनेरियो में आपको ये डाउट मन में आ रहा होगा कि भाई देखो, वर्ल्ड में तो अमेरिका वॉर्स बेच देता है और वॉर्स बेच के वहां पे वेपन्स बेचता है, जहां पे नई वॉर्स है वहां पे वॉर्स को क्रिएट करता है, लेकिन वो अपनी ऑडियंस को, घर की ऑडियंस को कैसे कन्विंस करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्ट है वो है फॉक्स न्यूज, है ना? तो फॉक्स न्यूज ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया था इराक वॉर के दौरान। दूसरा, अमेरिका के अंदर भी ये एक वॉर मशीन चलाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी वीडियो गेम्स हैं, वो वॉर को एक एंटरटेनमेंट बना देती हैं, जहां वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। NFL के फ्लाईओवर्स, मिलिट्री एड्स, रिक्रूटमेंट कैंपेन से एक हीरोइक एक्ट के रूप में इन सब चीजों को दिखाया जाता है। पर रियलिटी क्या है? जो सोल्जर्स बैटलफील्ड से वापस आते हैं उनमें से काफी लोग PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। लेकिन उनके पेन और स्ट्रगल्स को इग्नोर करते हुए उनका एक पेट्रियोटिक नैरेटिव बना के उसको मार्केट में बेचा जाता है। यह क्लियर एग्जाम्पल है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकन सोसाइटी के हर एक कोने में फैला हुआ है। अब अगर हम इस फ्यूचर एस्पेक्ट को कंक्लूड करें कि कैन यूएसए रीइन्वेंट इटसेल्फ, क्या अमेरिका वॉर इकोनॉमी के बिना सर्वाइव कर सकता है, तो यह सवाल काफी क्रिटिकल है। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी के लिए अमेरिका को ग्रीन एनर्जी और टेक सेक्टर्स में शिफ्ट करना होगा। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज ये प्रूफ हैं कि रिन्यूएबल्स और इनोवेशन का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन यह ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस लॉबिस्ट हर साल ऑन एवरेज $100 मिलियन के आसपास लॉबिंग पर खर्च डेफिनेटली करते ही करते हैं, जो पॉलिसी चेंजेस को डेफिनेटली ब्लॉक करेंगे। फ्यूचर वॉर्स साइबर और AI बेस्ड होने वाले हैं। अगर अमेरिका अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को डिजिटल वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी में डाइवर्सिफाई करे तो अपना डोमिनेंस वो डेफिनेटली उस तरीके से भी मेंटेन कर सकता है। लेकिन इस सब के लिए वहां पे अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो अभी तक मिसिंग है। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, बर्नी सैंडर्स जैसे लीडर्स हैं, जो मेडिकेयर और एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन डिफेंस कट्स के लिए कॉन्सेंसस नहीं बन पाता क्योंकि उनकी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब लास्टली, क्या इंपैक्ट्स और लर्निंग्स हैं इंडिया के लिए इसमें? तो देखो, 2024 में भारत का डिफेंस बजट 6.21 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हम भी अब आर्म्स एक्सपोर्ट करने लगे। ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को दे रहे हैं, तेजस जेट्स इजिप्ट को दे रहे हैं। लेकिन क्या हम अमेरिका जैसे वॉर सेल्समैन बनेंगे? अफ्रीका के 60% कंट्रीज जिनको हम वेपन्स देना चाह रहे हैं ऑलरेडी चाइना, US एंड EU के कर्ज में डूब चुके हैं। अगर हम इसको इकोनॉमिकली भी देखें, उन्हें तेजस जेट्स EMI पे बेचें भी तो वो कभी पैसा वापस दे पाएंगे?
फिर हम उनके पोर्ट्स या माइंस मांगेंगे, और ये है एक नया एवटार ऑफ कॉलोनियलिज्म। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि मणिपुर में जो राइफल्स यूज हो रही हैं वो इजराइल से इंपोर्ट की गई टेवर राइफल्स हैं। सीधा कनेक्शन। ये है ग्लोबल वॉर इकोनॉमी का जाल। तो क्या हम उस जाल में जो हमें ही काटने आ रहा है उसमें इनकलकेट होना चाहेंगे? अब इसका एक नैरेटिव ये भी आता है कि 6.21 लाख करोड़ से भारत के 7 लाख स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम बनाएं तो हर बच्चे को आईपैड मिल जाएगा। बट देखो, डिफेंस वाला सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी बोला जाता है कि हमने भाई ओवर द एजुकेशन राफेल जेट्स चूज किए। क्यों? नाउ द पॉइंट इज नॉट एम्फसाइजिंग और इन्वेस्टिंग ऑन राफेल, बट ये इन्वेस्टमेंट जो है इट शुड नॉट गो इनटू फॉरेन हैंड्स। हमारे डीआरडीओ को आगे आना होगा। हम अगर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, दैट हैज टू बी इन लाइंस ऑफ आत्मनिर्भरता, ताकि 6.21 लाख वाला एक्सपेंडिचर कम हो पाए, और जो कम हो भी रहा है, उस पर पैसा इन्वेस्ट हो भी रहा है, वो भी हमारे भारत में ही आए, हमारे लोगों को ही उससे जॉब्स मिले। अब ऐसे में फौजी गेम को लॉन्च करना, देसी कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसा है कि भाई जिसके इंपैक्ट आज की जो जेनजी है उस पर डेफिनेटली एक नेगेटिव हो सकता है, जैसा कि यूएसए का कॉल ऑफ ड्यूटी है। एग्जाम्पल के लिए आज की जेनजी इन सब चीजों से बहुत इंपैक्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेटा थनबर्ग, 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, पर लॉकहीड मार्टिन के इंस्टाग्राम पर F-35 जेट की रील्स पर 20 मिलियन लाइक्स हैं। जेनजी को जेट इंजन पसंद आ रहे हैं, पर इंजन एमिशन से घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, जेनजी देख लेगा उसको। अब हमारे डीआरडीओ को हमारे इसरो जैसे एफिशिएंट और आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें यूएन में यह बात उठानी होगी कि हम अफ्रीका को हॉस्पिटल्स देंगे, गन्स या फाइटर जेट्स नहीं देंगे। चंद्रयान 3 टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के फार्मर्स के लिए सैटेलाइट डेटा में यूज करने के लिए दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी संस्कृति को भी देखें तो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध का मतलब धर्म के लिए लड़ना है। युद्ध को बेचना प्रेजेंट वर्ल्ड में बंद करना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहेंगे जहां F-35 ट्रेंड कर रहा है, या फिर गंगा माता का क्लीन अप ट्रेंड कर रहा है? क्या अमेरिका का $886 बिलियन का डिफेंस बजट उसके कोलैप्स का रीजन बनेगा? और क्या हम वही गलती दोहराएंगे? तो एक हैशटैग चलाना चाहिए, #WarMachineExposed। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एल्गोरिदम्स को भी पैसे से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए। चलो, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस सब में ये सब चीजें हमें कैसे इंपैक्ट करती हैं? अब इंडियंस के लिए ये बात जरूरी इसलिए है क्योंकि 1990s के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने के नाम पर $5 बिलियन दिए थे। रियलिटी, ये फंडिंग एलईटी और जैश-ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स के पास पहुंच गई, और यही ग्रुप्स भारत के अगेंस्ट आज के टाइम तक भी एक्टिव हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। अमेरिका ने चाइना को विलेन बनाकर एशिया में अपने नए आर्म्स मार्केट क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को F-35 जेट्स और THAAD मिसाइल्स बेचे जा रहे हैं। 2023 में फिलीपींस ने यूएसए के साथ $6.5 बिलियन का आर्म्स डील साइन करा, और इसका एक्सक्यूज क्या था? साउथ चाइना सी टेंशंस। रियलिटी, ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है आर्म सेल्स को फ्यूल करने की। भारत भी इस गेम का हिस्सा बन चुका है। 2023-24 में इंडिया ने यूएस से MQ-9B ड्रोन्स खरीदने का $3.5 बिलियन का डील फाइनलाइज करा। पर ये ड्रोन्स डिप्लॉय कहां पे होंगे? चाइना पाकिस्तान बॉर्डर्स पर, या मणिपुर जैसे रीजन्स में सर्वेलेंस के लिए, जहां पे आग अभी तक भी रुक नहीं रही है। लेकिन आयरनी की बात समझिए, अमेरिका अभी भी जहां एक तरफ हमें MQ-9B रीपर दे रहा है, वहां पाकिस्तान की भी सपोर्ट करने के लिए रख रहा है। तो हम MQ-9B खरीदें क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान को उतना ज्यादा फंडिंग करके पैकेज देके स्ट्रांग बना रहे हो, तो दो कंट्रीज आपस में लड़ेंगी और वेपन्स प्रोवाइड करेंगे हम। यूएसए ने पाकिस्तान को 450 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज दिया, जबकि वही F-16 जेट्स 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडिया के खिलाफ यूज किए गए थे। तो अमेरिका दोनों तरफ से आर्म सप्लाई करके टेंशंस को फ्यूल कर रहा है और प्रॉफिट्स खुद कमा रहा है। 2016 में जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, तो हर भारतीय के दिल में एक उम्मीद जागी थी कि देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के नए आसमान को छुएगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना था कि भारत की अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। पर क्या हम इसको अचीव कर पाए? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, जहां यूएस, रशिया और इजराइल मिलकर 70% डिफेंस नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह था हमारा आत्मनिर्भरता का सपना, कहां है हमारा डीआरडीओ? क्या हमारे डीआरडीओ को रिफॉर्म्स चाहिए? डू वी नीड डीआरडीओ रिफॉर्म्स 2.0? डेफिनेटली 2014 के बाद बहुत रिफॉर्म्स आए हैं, बट क्या डीआरडीओ को रिफॉर्म्स चाहिए? अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक ऑन इट। उसके बाद अगर हम केसेस की बात करें तो प्रेडेटर ड्रोन्स का डील
2023 में भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे। 25,000 करोड़ का ये डील साइन हुआ था। कहते हैं कि ये ड्रोन चाइना बॉर्डर पर सर्वेलेंस के लिए यूज होंगे, लेकिन एक ड्रोन की कॉस्ट 1200 करोड़ रुपए है। सोचिए, इतने पैसों में हम देश के 15,000 स्कूल्स को स्मार्ट क्लासरूम्स में बदल सकते थे या हेल्थ केयर की नई फैसिलिटीज बना सकते थे। और आयरनी ये है कि ये वही ड्रोन्स हैं जो अमेरिका ने अपने टेरर मिशंस के लिए यूज किए थे, मिशंस जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को लिटरल डैमेज बन गए थे। आज वही ड्रोन्स भारत के चाइना और पाकिस्तान से कन्फ्रंट्रेशंस के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये ड्रोन्स खरीदने की बजाय अगर हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते, R&D में इन्वेस्ट करते, तो देश का पैसा और सोवरेनिटी दोनों बचे रहते। अगला केस, यूएस पाकिस्तान अलायंस। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनाता हूं। 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो अलाई का टैग दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का फ्री एक्सेस मिला। क्या हुआ इसका रिजल्ट? वही F-16 जेट्स जो पाकिस्तान ने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ यूज किए थे, उनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स अब अमेरिका से आ रहे हैं। यहां एक तरफ भारत और अमेरिका की दोस्ती का दिखावा होता है, वहीं पर्दे के पीछे पाकिस्तान को आर्म्स और सपोर्ट मिलती है। एक तरफ हम ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे दुश्मन को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा है। क्या यह हमारी सोवरेनिटी के साथ एक मजाक नहीं है? केस नंबर 3, मणिपुर वायलेंस। आपको मणिपुर के प्रोटेस्ट और क्लैशेस तो याद ही होंगे। यहां एक और शॉकिंग बात सामने आती है कि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में जो इजरायली टेबर राइफल्स यूज हो रही हैं, वो इनडायरेक्टली अमेरिका फंडेड इजराइल के वेपन्स हैं जो भारत में डिप्लॉय हो रहे हैं। एक सीधा कनेक्शन, यूएस टैक्स डॉलर्स, इजरायली वेपन्स और इंडियन सिविलियन कैजुअलिटीज। अमेरिका के आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स यहां डबल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। पहले इजराइल को वेपन्स बेचो और फिर वही वेपन्स भारत के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल करवाओ। एक तरफ अमेरिका ने अपना वॉर इकोनॉमी मॉडल एक्सपोर्ट कर दिया है और दूसरी तरफ भारत के आम नागरिक उसकी ग्रीड का शिकार बन रहे हैं। 2024 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का बजट 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका होगा, और अगर वही पैसा हम इसरो को देते तो हम चंद्रयान 5 तक आज लॉन्च कर चुके होते। ये वही पैसा है जो अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ केयर में लगता तो हम दुनिया के टॉप नेशंस की लिस्ट में होते। पर रियलिटी क्या है? हम अपनी सोवरेनिटी के नाम पर अमेरिका की वॉर मशीन का एक पपेट बन रहे हैं। आप यहां ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारे कहने का ये मतलब है कि इंडिया को डिफेंस पे खर्चा नहीं करना चाहिए। खर्चा होना चाहिए, लेकिन वो विद इन द कंट्री R&D और प्रोडक्शन पे होना चाहिए, जिसका जो पैसा है, जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, GDP है, वो सब इंडियंस के पास ही रहे। तो क्या हम सच में आत्मनिर्भर बन रहे हैं? ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। हम अपनी आजादी के नाम पर आर्म्स बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स हो या F-16 जेट्स, हर डील के पीछे एक नैरेटिव होता है जो हमें डिपेंडेंट बनाता है। और आयरनी ये है कि जितने ज्यादा वेपन्स हम इंपोर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी सोवरेनिटी कम होगी। सोचिए, अगर ये पैसा हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में लगाएं, उसको डेवलप करें, तो भारत का नाम दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में होता। अगर ये हमारा इसरो कर सकता है, तो डेफिनेटली यही चीज हमारा DRDO भी कर सकता है। सो दैट वाज द एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।